बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर हम सैलरी हेड ऑफ इनकम कवर कर रहे थे और आज के इस लेक्चर में हमने सैलरी हेड ऑफ इनकम की अम्ब्रेला में टैक्सेशन ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स के एरिया स्टार्ट करना है। टैक्सेशन ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स के एरिया को कवर करना है। सर अब ये रिटायरमेंट बेनिफिट्स होते क्या हैं और एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को डिफरेंट तरह के रिटायरमेंट बेनिफिट देता क्यों है, इस चीज़ को थोड़ा सा डिस्कस करें। फिर हम डिफरेंट तरह के रिटायरमेंट बेनिफिट्स का मैकेनिज्म और उनकी टैक्सेशन को कवर करेंगे। देखिए होता क्या है कि जब एक एम्प्लॉयर और एक एम्प्लॉई एक एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप में एंटर होते हैं, जब एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप में एंटर होते हैं, तो इस एम्प्लॉयमेंट के रिलेशनशिप में एम्प्लॉई अपने एम्प्लॉयर के लिए एम्प्लॉयमेंट ड्यूटीज़ को परफॉर्म कर रहा होता है, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल कर रहा होता है, और उसी एम्प्लॉयमेंट ड्यूटीज़ या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल करने के अगेंस्ट एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कंपनसेट कर रहा होता है, रेम्यूनरेट कर रहा होता है इन द फॉर्म ऑफ मंथली सैलरी, in the form of bonuses, in the form of allowances, in the form of perquisites। यानी कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप में एम्प्लॉई एम्प्लॉयर के लिए जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करता है और एम्प्लॉयर इन्हीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अगेंस्ट में एम्प्लॉय को रेम्यूनरेट करने के लिए उसे मंथली रेम्यूनरेशन प्रोवाइड कर रहा होता है। लेकिन बहुत सारे केसेस में जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज है, लिस्टेड कंपनीज है या जॉइंट साइज बिग कंपनीज हैं, इन सारे केसेस में एम्प्लॉयर को ये भी फिक्र रहती है कि जब हमारा एम्प्लॉयर रिटायर हो जाएगा या जब हमारा एम्प्लॉई रिटायरमेंट एज पे आ रहा होगा, एम्प्लॉयर को ये भी फिक्र रहती है कि जब हमारा एम्प्लॉई रिटायर हो जाएगा, रिटायरमेंट एज पे आ जाएगा, अपनी 60 ईयर्स की एज पे आ जाएगा, तो रिटायरमेंट के बाद तो ये जॉब या एम्प्लॉयमेंट ड्यूटीज़ को करने के लिए एलिजिबल नहीं होगा या इसमें इतनी कुव्वत नहीं होगी कि ये किसी जगह जॉब कर सके या एम्प्लॉयमेंट कर सके, क्योंकि ऑलरेडी वो 60 साल की रिटायरमेंट एज पे आ चुका है। तो रिटायरमेंट एज के बाद एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप खत्म हो जाने के बाद एम्प्लॉई के खर्चे किस तरह से चलेंगे, एम्प्लॉई का गुजारा किस तरह से होगा, इस चीज़ की फिक्र को मद्देनजर रखते हुए एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के लिए डिफरेंट तरह के रिटायरमेंट बेनिफिट्स डिसाइड कर रहा होता है, डिफरेंट तरह के रिटायरमेंट बेनिफिट्स अपने एम्प्लॉय को ऑफर कर रहा होता है। इसकी मोस्ट कॉमन एग्जांपल हो सकती है प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी, पेंशन, सुपर एन्युएशन फंड। ये जो चार मैंने नाम आपके सामने लिए, प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी, पेंशन या सुपर एन्युएशन फंड, ये हमारी कंट्री में या इवन दुनिया भर में मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल्स है रिटायरमेंट बेनिफिट्स प्लान की। यानी कि इन चार में से किसी एक या एक से ज़्यादा रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड कर रहा होता है, ऑफर कर रहा होता है, इसलिए कि जब एक एम्प्लॉय अपनी रिटायरमेंट एज को आ जाए, जब एम्प्लॉय अपनी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी से टर्मिनेट हो जाए, 60 साल की एज को आ जाए, तो उसके बाद एम्प्लॉय के जितने भी फ्यूचर के खर्चे होंगे, जो भी उसका गुजारा करने के लिए खर्चा होगा, वो इन रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान से पूरा किया जा रहा होगा। तो अब हम चार तरह के रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान की टैक्सेशन आज के और आने वाले लेक्चर्स में कवर कर रहे होंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोविडेंट फंड की। अब प्रोविडेंट फंड किस तरह से काम करता है, प्रोविडेंट फंड की टैक्सेशन क्या है, इस चीज़ को समझने के लिए हमें पहले प्रोविडेंट फंड का मैकेनिज्म समझना होगा। प्रोविडेंट फंड के केस में क्या होता है कि अगर एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय की रिटायरमेंट के लिए, अगर एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय की रिटायरमेंट की तैयारी के लिए प्रोविडेंट फंड का रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान लगा रहा है, प्रोविडेंट फंड के नाम से रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान ऑफर कर रहा है, तो वो प्रोविडेंट फंड के केस में यूं समझ लें कि एक गल्ला बना लेता है और हर महीने हर साल एम्प्लॉयर उस गल्ले में एक अमाउंट जमा कर रहा होता है। जितना अमाउंट एम्प्लॉयर उस गल्ले में जमा कर रहा होता है, उतना ही अमाउंट एम्प्लॉय की सैलरी से भी उस गल्ले में जमा किया जाता है। प्रोविडेंट फंड के केस में क्या होता है कि एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के लिए एक समझ लें कि गल्ला बना लेता है, एक सेफ पैसों को या इन्वेस्टमेंट को सेव करने के लिए गल्ला बना लेता है, और एम्प्लॉयर हर महीने हर साल उस गल्ले में कुछ ना कुछ अमाउंट जमा कर रहा होता है। फिर जितना अमाउंट एम्प्लॉयर जमा कर रहा है, जितना अमाउंट एम्प्लॉयर उस गल्ले के अंदर डिपॉजिट कर रहा है, उतना ही अमाउंट एम्प्लॉय की सैलरी से भी जमा करवाया जाता है। यानी कि एम्प्लॉय की सैलरी से डिडक्ट करके, एम्प्लॉय की सैलरी से काट कर उस गल्ले में जमा करवाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय हूँ और मेरी ऑर्गेनाइजेशन में बेसिक सैलरी है 10 लाख रुपये। मेरी ऑर्गेनाइजेशन में बेसिक सैलरी है 10 लाख रुपये। तो 10 लाख रुपये का 10%, प्रैक्टिकली बेसिक सैलरी का 10% या बेसिक सैलरी का 1/10, तो मेरी बेसिक सैलरी 10 लाख रुपए का 1/10 यानी कि 1 लाख रुपए मेरी सैलरी से डिडक्ट होकर इस प्रोविडेंट फंड के गले में जा रहा होगा। यानी कि मुझे 10 लाख रुपए की जगह नेट सैलरी 9 लाख रुपए मिल रही होगी और 1 लाख रुपए का अमाउंट मेरी सैलरी से डिडक्ट होकर कट कर इस प्रोविडेंट फंड के गले में जा रहा होगा। और सेम 1 लाख का ही अमाउंट मेरा एम्प्लॉयर भी अपनी जेब से इस गले में जमा करवा रहा होगा। फिर इस गले में जो भी पैसे हैं, उन पैसों को भी खाली नहीं छोड़ा जाएगा, उन पैसों को भी कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर दिया जाएगा। बैंक के किसी सेविंग अकाउंट में इन्वेस्ट कर दिया जाएगा, बैंक के किसी TDR अकाउंट में इन्वेस्ट कर दिया जाएगा, किसी फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर दिया जाएगा और ये जो गल्ला हम क्रिएट कर रहे हैं ये वक्त के साथ साथ ग्रो करता जाएगा, वक्त के साथ साथ इंक्रीज करता जाएगा।
क्योंकि हर महीने हर साल एम्प्लॉय की सैलरी से एक अमाउंट जनरली 1/10 ऑफ बेसिक सैलरी या फिर बेसिक सैलरी का 10% एम्प्लॉय की सैलरी से उस गले में जमा हो रहा होगा, उतना ही अमाउंट एम्प्लॉयर भी उस गले में जमा करवा रहा होगा, और गले में जितना भी अमाउंट है उसे भी कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करके इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट इनकम, इसके ऊपर इंटरेस्ट इनकम कमाई जा रही होगी, और वक्त के साथ साथ इस गले का साइज इंक्रीज किया जा रहा होगा। फिर जब भी एम्प्लॉय अपनी एम्प्लॉयमेंट से रिटायर हो जाए, जब भी एम्प्लॉय अपनी एम्प्लॉयमेंट से टर्मिनेट हो जाए 60 साल की उम्र में, 55 साल की उम्र में, या जब भी वो अपनी एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप को टर्मिनेट करे, तो इस प्रोविडेंट फंड के गले में जितने भी पैसे जमा हुए हैं, इस प्रोविडेंट फंड के गले में जितने भी पैसे जमा हुए हैं, ये सारे पैसे एम्प्लॉय को दे दिए जाएंगे। ये सारे पैसे एम्प्लॉय को रिटायरमेंट के वक्त, एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप की टर्मिनेशन के वक्त एम्प्लॉय को दे दिए जाएंगे। तो प्रोविडेंट फंड या प्रोविडेंट फंड का रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान काम किस तरह से करता है कि आपका एम्प्लॉयर आपके लिए एक गला क्रिएट करेगा, हर महीने आपकी सैलरी से एक अमाउंट डिडक्ट होकर इस गले में जमा होगा। जितना अमाउंट आपकी सैलरी से डिडक्ट होकर इस गले में जमा होगा, उतना ही अमाउंट एम्प्लॉयर भी अपनी जेब से इस गले में जमा करेगा, और फिर इन दोनों अमाउंट को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करके उस पर इंटरेस्ट इनकम, उस पर इन्वेस्टमेंट इनकम कमाई जाएगी। जैसे जैसे एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट या एम्प्लॉयमेंट ड्यूरेशन आगे बढ़ता जाएगा, इस गले का साइज इंक्रीज होता जाएगा, और जब एक एम्प्लॉय रिटायर या टर्मिनेट हो जाएगा, तो इस गले में एम्प्लॉय के जितने पैसे रखे होंगे वो सारे एम्प्लॉय को दे दिए जाएंगे। ये मैकेनिज्म है, ये वर्क फ्लो है एक प्रोविडेंट फंड के रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान का। अब अगर हम प्रोविडेंट फंड के केस में टैक्स इंप्लीकेशंस को डिस्कस करें, अगर हम प्रोविडेंट फंड के केस में टैक्स इंप्लीकेशंस को देखें, तो प्रोविडेंट फंड की टैक्स इंप्लीकेशंस के लिए हम प्रोविडेंट फंड को 3 कैटेगरीज में बाइफरकेट कर देंगे। हम प्रोविडेंट फंड को 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर देंगे। नंबर 1, प्रोविडेंट फंड जो कि प्रोविडेंट फंड एक्ट 1925 के तहत बनाया गया हो। एक ऐसा प्रोविडेंट फंड जो कि प्रोविडेंट फंड एक्ट 1925 के तहत बनाया गया हो, जितनी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है ना, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए गवर्नमेंट जो प्रोविडेंट फंड बना रही होती है, वो प्रोविडेंट फंड एक्ट 1925 के तहत बना रही होती है। दूसरी कैटेगरी, दूसरी क्लासिफिकेशन है हमारे पास रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड की। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का मतलब है कि आपके एम्प्लॉयर ने एक प्रोविडेंट फंड बनाया, यानी कि प्रोविडेंट फंड के नाम से गल्ला बनाया, और उसे एफबीआर के कमिश्नर से, उसे फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के कमिश्नर से रिकॉग्नाइज करवाया, अप्रूव करवाया अंडर पार्ट 1 ऑफ 6 शेड्यूल ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। तो प्रोविडेंट फंड या तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के केस में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए प्रोविडेंट फंड बनाया जाएगा अंडर द प्रोविडेंट फंड एक्ट 1925, या फिर आपका एम्प्लॉयर अगर कोई मल्टीनेशनल कंपनी है, कोई लिस्टेड कंपनी है, कोई नॉर्मल बिग साइज कंपनी है, अगर वो प्रोविडेंट फंड बना रहा है तो इसे एफबीआर के कमिश्नर से रजिस्टर्ड करवाएगा, अप्रूव करवाएगा, रिकॉग्नाइज करवाएगा। और तीसरी कैटेगरी या तीसरी क्लासिफिकेशन है अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड की, अनअप्रूव प्रोविडेंट फंड की। यानी कि तीसरी कैटेगरी में वो प्रोविडेंट फंड आएंगे जो कि प्रोविडेंट फंड एक्ट 1925 के तहत नहीं बनाए गए, वो प्रोविडेंट फंड आएंगे जो कि एफबीआर के कमिश्नर से रिकॉग्नाइज नहीं किए गए, यानी कि अनअप्रूव्ड और अनरिकॉग्नाइज्ड कैटेगरी के प्रोविडेंट फंड हमारे पास तीसरी कैटेगरी कहलाई जाएगी। तो प्रोविडेंट फंड की टैक्सेशन को समझने के लिए प्रोविडेंट फंड को सबसे पहले हमने 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर दिया। प्रोविडेंट फंड एक्ट 1925 के तहत बनाया गया, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, या फिर अनरिकॉग्नाइज्ड अनअप्रूव प्रोविडेंट फंड। अब आपने इस प्रोविडेंट फंड का मैकेनिज्म समझा, तो प्रोविडेंट फंड में एक्चुअली 3 तरह के इनफ्लोज हैं और एक आउटफ्लो है। प्रोविडेंट फंड में 3 तरह के इनफ्लोज हैं और एक आउटफ्लो है। सर, पहला इनफ्लो, एम्प्लॉय हर महीने हर साल अपनी सैलरी से जो अमाउंट प्रोविडेंट फंड के गले में जमा कर रहा है। एक एम्प्लॉय अपनी सैलरी से हर महीने हर साल जो अमाउंट प्रोविडेंट फंड के गले में जमा कर रहा है, वो प्रोविडेंट फंड के गले का इनफ्लो हुआ ना। दूसरा, जितना अमाउंट एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के गले में जमा कर रहा है, उतना अमाउंट एम्प्लॉयर भी अपनी जेब से प्रोविडेंट फंड के गले में जमा कर रहा है। जितना अमाउंट एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के गले में कंट्रीब्यूट कर रहा है, उतना ही इक्विवेलेंट अमाउंट एम्प्लॉयर भी अपनी जेब से प्रोविडेंट फंड के गले में कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो ये भी प्रोविडेंट फंड का इनफ्लो हुआ। थर्डली, प्रोविडेंट फंड के गले में, प्रोविडेंट फंड के अकाउंट में जितने भी पैसे रखे हुए हैं, उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट किया जा रहा है, उसके ऊपर कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट इनकम या इंटरेस्ट इनकम आ रही है। तो प्रोविडेंट फंड की अमाउंट पे जो भी इन्वेस्टमेंट इनकम या इंटरेस्ट इनकम आ रही है, ये भी प्रोविडेंट फंड का इनफ्लो है। तो प्रोविडेंट फंड के गले के या प्रोविडेंट फंड के इनफ्लोज 3 जगह से आते हैं। नंबर 1 एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, नंबर 2 एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, एंड नंबर 3 इंटरेस्ट ऑन एक्यूमुलेटेड बैलेंस। इंटरेस्ट ऑन एक्यूमुलेटेड बैलेंस का मतलब है कि प्रोविडेंट फंड का जो भी बैलेंस एक्यूमुलेट हुआ है, उसको इन्वेस्ट करके उस पर जो भी इंटरेस्ट इनकम वगैरह आ रही है। ये 3 प्रोविडेंट फंड के इनफ्लोज हैं। और जब भी एम्प्लॉई अपनी एम्प्लॉयमेंट से रिजाइन कर देता है,
जब भी एम्प्लॉय अपनी एम्प्लॉयमेंट से टर्मिनेशन हासिल कर लेता है, रिटायरमेंट एज को पहुंच जाता है, रिटायर हो जाता है, तो फिर प्रोविडेंट फंड के सारे पैसे एम्प्लॉय को उठाकर दे दिए जाते हैं। यानी कि एम्प्लॉयमेंट की टर्मिनेशन पे प्रोविडेंट फंड से पैसे एम्प्लॉय को दिए गए, ये प्रोविडेंट फंड का आउटफ्लो कहलाया जाएगा। तो प्रोविडेंट फंड के मैकेनिज्म में 3 जगह से इनफ्लोज आ रहे होंगे और एक जगह आउटफ्लो होगा जब एम्प्लॉय फाइनली रिटायर या टर्मिनेट हो रहा होगा। अब हमने 3 तरह के प्रोविडेंट फंड्स कवर किए। प्रोविडेंट फंड एक्ट 1925 जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए बनाया जाता है, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड जो कि एफबीआर के कमिश्नर से रिकॉग्नाइज या अप्रूव्ड है, एंड तीसरा अनरिकॉग्नाइज्ड या अनअप्रूव्ड प्रोविडेंट फंड। अब इन तीनों प्रोविडेंट फंड्स के केस में इन 3 इनफ्लोज और एक आउटफ्लो की टैक्सेशन किस तरह से होगी, इसे हम 1 बाय 1 कवर करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन की। यानी कि हर महीने हर साल एम्प्लॉय की सैलरी से जो अमाउंट डिडक्ट होकर प्रोविडेंट फंड के गले में जा रहा है, इसकी क्या टैक्स इंप्लीकेशन होगी। सर आपको याद होगा कि हमने सैलरी के हेड में ही रिसिट ऑफ इनकम का कॉन्सेप्ट कवर किया था अंडर सेक्शन 69 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। रिसिट ऑफ इनकम के सेक्शन में हमने ये बात कवर की थी कि अगर आपका एक अमाउंट आपके बिहाफ पे कहीं और अप्लाई कर दिया जाए, अगर आपका एक अमाउंट आपके बिहाफ पे कहीं और अप्लाई कर दिया जाए किसी लॉ के तहत, किसी कानून के तहत, इस एज गुड एज के वो अमाउंट आपने रिसीव कर लिया, इस एज गुड एज के वो अमाउंट आपके लिए ट्रीटेड रिसिट है और ये ट्रीटेड रिसिट सैलरी इनकम में चार्जेबल टैक्स हो जाएगा। तो इन तीनों ही प्रोविडेंट फंड के केस में, चाहे गवर्नमेंट एक्ट 1925 का प्रोविडेंट फंड हो, चाहे रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड हो, चाहे अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड हो, अगर एम्प्लॉय की सैलरी से एक अमाउंट डिडक्ट करके, अगर एम्प्लॉय की सैलरी से एक अमाउंट काट कर इस प्रोविडेंट फंड के गले में जमा करवाया जा रहा है, इस एज गुड एज के वो अमाउंट एम्प्लॉय ने रिसीव कर लिया, इस वजह से तीनों ही कैटेगरीज में जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है वो इन द ईयर ऑफ डिडक्शन, इन द ईयर ऑफ कंट्रीब्यूशन ही एम्प्लॉय की सैलरी में चार्जेबल टू टैक्स हो जाएगा। यानी फॉर एग्जांपल कि अगर मेरी 10 लाख रुपए की बेसिक सैलरी है और 10 लाख रुपए की बेसिक सैलरी से 1 लाख रुपए का अमाउंट डिडक्ट होकर प्रोविडेंट फंड के गले में जा रहा है, 9 लाख रुपए का अमाउंट मुझे मिल रहा है, तो मेरे हाथों में जो सैलरी इनकम कंसिडर की जाएगी वो 9 लाख रुपए नहीं होगी बल्कि 10 लाख रुपए होगी। कैसे? 9 लाख रुपए का अमाउंट तो मैंने एक्चुअली रिसीव किया और 1 लाख रुपए का अमाउंट मेरी सैलरी से डिडक्ट करके मेरे बिहाफ पे प्रोविडेंट फंड के गले में जमा करवाया गया है। इस एज गुड एज कि वो 1 लाख का अमाउंट भी मैंने रिसीव कर लिया है। तो फिर चाहे प्रोविडेंट फंड एक्ट 1925 हो, चाहे रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड हो या फिर अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड हो, तीनों ही प्रोविडेंट फंड के केस में जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होगा वो इन द ईयर ऑफ डिडक्शन, वो इन द ईयर ऑफ कंट्रीब्यूशन ही चार्जेबल टू टैक्स हो जाएगा। फिर हम आते हैं सेकंड टाइप ऑफ इनफ्लो पे, दैट इज एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। अब एम्प्लॉयर इस प्रोविडेंट फंड के गले में जो अमाउंट कंट्रीब्यूट कर रहा है, एम्प्लॉयर इस प्रोविडेंट फंड के गले में जो अमाउंट जमा करवा रहा है, ये अमाउंट अभी फिलहाल एम्प्लॉय ने रिसीव नहीं किया। एम्प्लॉयर सिर्फ प्रोविडेंट फंड के गले में जमा करवा रहा है, एम्प्लॉय को पे नहीं कर रहा। तो हर साल हर महीने एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड के गले में या एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड के अकाउंट में जो अमाउंट कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स नहीं होगा। रीजन बीइंग कि ये अमाउंट अभी एम्प्लॉय ने ना एक्चुअली रिसीव किया है, ना ये अमाउंट एम्प्लॉय के हाथों में अज्यूम्ड या ट्रीटेड रिसिट कंसिडर किया गया है। चूंकि हम जानते हैं कि सैलरी इनकम एक ऐसा हेड ऑफ इनकम है जो कि कैश बेसिस पे, रिसिट बेसिस पे काम करता है, कैश बेसिस पे, रिसिट बेसिस पे चार्जेबल टैक्स होता है। तो तीनों ही प्रोविडेंट फंड के केस में एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड में जो अमाउंट कंट्रीब्यूट कर रहा है वो अमाउंट एम्प्लॉय ने एक्चुअली रिसीव नहीं किया, वो अमाउंट एम्प्लॉय को एक्चुअली रिसीव नहीं हुआ, इसलिए तीनों ही प्रोविडेंट फंड के केस में ये अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स नहीं होगा। रीजन बीइंग कि ये अमाउंट अभी रिसीव्ड नहीं हुआ है। लेकिन इसकी एक एक्सेप्शन है। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के केस में लॉ मेकर ये कहता है कि अगर रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के केस में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर जो अमाउंट प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट कर रहा है हर महीने हर साल, अगर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन एक लिमिट से एक्सीड कर जाए, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के केस में अगर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन एक लिमिट से एक्सीड कर जाए, तो जो भी एक्सेस कंट्रीब्यूशन होगा वो एम्प्लॉय के हाथों में अज्यूम्ड रिसीव्ड माना जाएगा, और अज्यूम्ड रिसीव्ड माना जाएगा तो वो सैलरी इनकम में चार्जेबल टू टैक्स हो जाएगा। अगर रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के केस में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन एक लिमिट से एक्सीड कर जाए, तो जो भी एक्सेस कंट्रीब्यूशन होगा वो एम्प्लॉय के हाथों में अज्यूम्ड या ट्रीटेड रिसीव्ड बन जाएगा, और वो अज्यूम्ड या ट्रीटेड रिसीव्ड होने की वजह से अब चार्जेबल टू टैक्स हो जाएगा। सर वो लिमिट क्या है? सर लिमिट है 2 चीजों का लोअर। पहला अमाउंट 1.5 लाख रुपए का फिक्स अमाउंट, पहली लिमिट है 1.5 लाख रुपए,
और दूसरी लिमिट है 1/10 ऑफ सैलरी। 1/10 ऑफ सैलरी, यहां पे सैलरी में दो कंपोनेंट शामिल किए जाएंगे, नंबर 1 बेसिक सैलरी एंड डेनर्स अलाउंस, यानी कि 1/10 ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डेनर्स अलाउंस। आपकी जो भी बेसिक सैलरी है प्लस डेनर्स अलाउंस, जो भी अमाउंट आया इसका 1/10 अमाउंट लिया जाएगा। इसे 1.5 लाख से कंपेयर किया जाएगा। 1.5 लाख और 1/10 ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डेनर्स अलाउंस, इन दोनों में से जो भी लोअर अमाउंट बनेगी ये आपकी लिमिट बन गई। इंप्लॉयर के एक्चुअल कंट्रीब्यूशन को इस लिमिट से चेक किया जाएगा। अगर इंप्लॉयर का एक्चुअल कंट्रीब्यूशन इन दोनों अमाउंट के लोअर की लिमिट से कम है तो कोई अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स नहीं होगा, रीजन बीइंग कि कोई अमाउंट अभी रिसीव्ड हुआ ही नहीं है। लेकिन अगर इंप्लॉयर का कंट्रीब्यूशन इस लिमिट को एक्सीड कर जाए, सर लिमिट क्या है, लिमिट है लोअर ऑफ 1.5 लाख रुपए और 1/10 ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डेनर्स अलाउंस, तो इन दोनों के लोअर हमारी लिमिट सेट हो जाएगी। इंप्लॉयर का कंट्रीब्यूशन अगर इस लिमिट से एक्सीड करता है तो जितना भी एक्सेस कंट्रीब्यूशन है वो आपकी सैलरी इनकम में चार्जेबल टू टैक्स हो जाएगा। जितना भी एक्सेस कंट्रीब्यूशन है वो आपकी सैलरी इनकम में चार्जेबल टू टैक्स हो जाएगा, अज्यूम्ड रिसीव्ड बन जाएगा। मैं एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। फॉर एग्जांपल कि मेरी पूरे साल की सैलरी है 12 लाख रुपए। फॉर एग्जांपल कि मेरी पूरे साल की सैलरी है 12 लाख रुपए, तो 12 लाख रुपए का 1/10 1,20,000 रुपए। 12 लाख रुपए का 1/10 1,20,000 रुपए। अब मैं इस 1,20,000 को 1.5 लाख की फिक्स्ड अमाउंट से कंपेयर करूंगा, तो 1,20,000 और 1.5 लाख में से लोअर अमाउंट कौन सा आया, 1,20,000। लेट्स से कि मेरे एम्प्लॉयर ने प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट किए 2 लाख रुपए। मेरे एम्प्लॉयर ने प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट किए 2 लाख रुपए, तो मैं 2 लाख रुपए की अमाउंट से 1.5 लाख और 1,20,000 इन दोनों का लोअर अमाउंट क्या आएगा, 1,20,000। तो मैं 2 लाख रुपए में से 1,20,000 माइनस करूंगा, सर 80,000 रुपए का अमाउंट, 2 लाख माइनस 1,20,000 रुपए, 80,000 रुपए का अमाउंट मेरे हाथों में अज्यूम्ड रिसीव्ड, मेरे हाथों में ट्रीटेड रिसीट कंसिडर किया जाएगा, सैलरी इनकम में चार्जेबल टू टैक्स हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से कि मेरी पूरे साल की सैलरी है 30 लाख रुपए। मेरी पूरे साल की सैलरी है 30 लाख रुपए, तो बेसिक सैलरी का 1/10 कितना आया, 3 लाख रुपए। अब मैंने 1.5 लाख की फिक्स्ड अमाउंट और बेसिक सैलरी का 1/10 3 लाख रुपए, इन दोनों का लोअर निकाला, तो इन दोनों का लोअर आ जाएगा 1.5 लाख। लेट्स से कि मेरे एम्प्लॉयर ने प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट किए 2 लाख रुपए ही। मेरे एम्प्लॉयर ने प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट किए 2 लाख रुपए ही, तो 2 लाख रुपए के अमाउंट से मैं इस लिमिट का लोअर अमाउंट, तो 2 लाख रुपए माइनस 1.5 लाख रुपए, सर 50,000 रुपए का अमाउंट अब हमारी सैलरी इनकम में चार्जेबल टू टैक्स हो जाएगा। मैं रिपीट करता हूं, गवर्नमेंट एक्ट 1925, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड और अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, तीनों ही प्रोविडेंट फंड के केस में जो इंप्लॉय का कंट्रीब्यूशन है वो इन द ईयर ऑफ कंट्रीब्यूशन, वो इन द ईयर ऑफ डिडक्शन ही चार्जेबल टू टैक्स है, क्योंकि वो अमाउंट इंप्लॉय की सैलरी से डिडक्ट होकर प्रोविडेंट फंड के गले में जमा हो रहा है। लेकिन तीनों ही केसेस में जो इंप्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है वो इन द ईयर ऑफ कंट्रीब्यूशन, वो इन द ईयर ऑफ डिडक्शन चार्जेबल टू टैक्स नहीं होगा, रीजन बीइंग कि वो अमाउंट अभी इंप्लॉय ने रिसीव नहीं किया है। लेकिन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के केस में अगर इंप्लॉयर का कंट्रीब्यूशन एक लिमिट से एक्सीड कर जाए, सर लिमिट क्या है, लिमिट है लोअर ऑफ 1/10 ऑफ बेसिक सैलरी प्लस जेनरस अलाउंस और 1.5 लाख रुपए विच एवर इज लोअर। अगर इंप्लॉयर का कंट्रीब्यूशन इन दो अमाउंट्स के लोअर से एक्सीड कर जाए तो जितना भी एक्सेस कंट्रीब्यूशन होगा वो इन द ईयर ऑफ डिडक्शन, वो इन द ईयर ऑफ कंट्रीब्यूशन इंप्लॉय के हाथों में अज्यूम्ड रिसीव्ड ट्रीटेड रिसीट कंसिडर किया जाएगा, सैलरी इनकम में चार्जेबल टू टैक्स हो जाएगा। इसी तरह से फंड का तीसरा इनफ्लो है इंटरेस्ट का अमाउंट, यानी कि आपके प्रोविडेंट फंड में जो भी बैलेंस रखा हुआ है जिसे हम कहेंगे एक्यूमुलेटेड बैलेंस। अब इस एक्यूमुलेटेड बैलेंस को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट किया जा रहा होगा। इस एक्यूमुलेटेड बैलेंस को या तो सेविंग अकाउंट में या टीडी अकाउंट में या किसी फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट किया जाएगा और इसके ऊपर इंटरेस्ट इनकम आ रही होगी। तीनों ही प्रोविडेंट फंड के केस में, चाहे गवर्नमेंट एक्ट 1925 का प्रोविडेंट फंड हो, चाहे रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड हो, चाहे अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड हो, तीनों ही प्रोविडेंट फंड्स के केस में आपके प्रोविडेंट फंड के एक्यूमुलेटेड बैलेंस के ऊपर जो इंटरेस्ट आ रहा है, जो इंटरेस्ट क्रेडिट हो रहा है, ये इंटरेस्ट का अमाउंट, ये इंटरेस्ट क्रेडिट का अमाउंट भी इंप्लॉय ने रिसीव नहीं किया। चूंकि ये इंटरेस्ट का अमाउंट भी इंप्लॉय ने रिसीव नहीं किया, इस वजह से ये इंटरेस्ट का अमाउंट भी चार्जेबल टू टैक्स नहीं होगा। तीनों ही प्रोविडेंट फंड के केस में, चाहे गवर्नमेंट एक्ट 1925 का प्रोविडेंट फंड हो, चाहे रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड हो, चाहे अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड हो, तीनों ही केसेस में जो प्रोविडेंट फंड के अमाउंट को इन्वेस्ट करके इंटरेस्ट कमाया जाएगा, ये इंटरेस्ट का अमाउंट अभी इंप्लॉय रिसीव नहीं कर रहा, अभी ये अमाउंट प्रोविडेंट फंड में ही जमा हो रहा है। चूंकि ये अमाउंट इंप्लॉय रिसीव नहीं कर रहा, इंप्लॉय ने ये रिसीव नहीं किया, इस वजह से ये चार्जेबल टू टैक्स नहीं होगा। लेकिन इसकी भी एक एक्सेप्शन है। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के केस में लॉ मेकर ये कहता है
कि अगर रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड के केस में आपका एक्चुअल इंटरेस्ट क्रेडिट, जो भी एक्चुअल इंटरेस्ट हमारे प्रोविडेंट फंड के अकाउंट में क्रेडिट हुआ, यानी कि जो भी एक्चुअल इंटरेस्ट हमें प्रोविडेंट फंड के एक्यूमुलेटेड बैलेंस पे अर्न किया, अगर एक्चुअल इंटरेस्ट का अमाउंट एक लिमिट से एक्सीड कर जाए, अगर एक्चुअल इंटरेस्ट क्रेडिटेड का अमाउंट एक लिमिट से एक्सीड कर जाए, तो जितना भी एक्सेस इंटरेस्ट का अमाउंट होगा ये इंप्लॉय के हाथों में अज्यूम्ड, ये इंप्लॉय के हाथों में ट्रीटेड रिसिट माना जाएगा, सैलरी इनकम में चार्जेबल टू टैक्स हो जाएगा। अब रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के केस में इंटरेस्ट के केस में लिमिट क्या है? सर रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के केस में इंटरेस्ट के केस में लिमिट है हायर ऑफ, यानी कि दो अमाउंट्स का हायर लिया जाएगा। पहली अमाउंट 16% ऑफ द इंटरेस्ट ऑन एक्यूमुलेटेड बैलेंस, कि आपका जो भी एक्यूमुलेटेड बैलेंस है अगर हम उस अमाउंट के ऊपर 16% से इंटरेस्ट कैलकुलेट करें, 16% ऑफ द इंटरेस्ट ऑन एक्यूमुलेटेड बैलेंस को हम कंपेयर करेंगे 1/3 ऑफ द सैलरी। 1/3 ऑफ द सैलरी, यहां पे सैलरी में दो कंपोनेंट्स लिए जाएंगे, सिर्फ बेसिक सैलरी और डियरनेस अलाउंस। यानी कि पहले हम लिमिट कैलकुलेट करेंगे हायर ऑफ टू थिंग्स, 16% ऑफ अवर एक्यूमुलेटेड बैलेंस और 1/3 ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस। इन दोनों अमाउंट्स में से जो भी हायर अमाउंट होगा, हम एक्चुअल इंटरेस्ट की अमाउंट को, हम एक्चुअल इंटरेस्ट क्रेडिट को इस हायर अमाउंट से कंपेयर करेंगे। अगर एक्चुअल इंटरेस्ट क्रेडिट का अमाउंट इस हायर अमाउंट की लिमिट से एक्सीड करता है, तो जो भी एक्सेस इंटरेस्ट होगा ये इंप्लॉय के हाथों में अज्यूम्ड ट्रीटेड रिसिट माना जाएगा, इंप्लॉय के हाथों में सैलरी इनकम में चार्जेबल टू टैक्स हो जाएगा। मैं रिपीट करता हूं, गवर्नमेंट एक्ट 1925, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड या अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, तीनों ही प्रोविडेंट फंड के केस में प्रोविडेंट फंड का बैलेंस, प्रोविडेंट फंड का एक्यूमुलेटेड बैलेंस कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर दिया जाएगा, किसी सेविंग अकाउंट में, किसी टीडीआर अकाउंट में, किसी फिक्स अकाउंट में, फिक्स डिपॉजिट्स में। इसमें जो इंटरेस्ट इनकम आएगी वो भी प्रोविडेंट फंड के गले में ही जाएगी। चूंकि इंप्लॉय ने ये इंटरेस्ट का अमाउंट एक्चुअली रिसीव नहीं किया, इस वजह से इंप्लॉय के हाथों में ये अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स नहीं होगा, रीजन भी नॉट येट रिसीव्ड। लेकिन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के केस में लॉ मेकर ये कहता है कि अगर इंटरेस्ट क्रेडिटेड का अमाउंट एक लिमिट को एक्सीड कर जाए, तो जितना भी एक्सेस इंटरेस्ट होगा वो इंप्लॉय के हाथों में अज्यूम्ड ट्रीटेड रिसिप्ट माना जाएगा और इंप्लॉय की सैलरी इनकम में चार्जेबल टू टैक्स हो जाएगा। अब इंटरेस्ट के केस में, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के केस में लिमिट क्या है? सर लिमिट है हायर ऑफ टू थिंग्स, 16% ऑफ एक्यूमुलेटेड बैलेंस और 1/3 ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस। तो जितना भी एक्चुअल इंटरेस्ट इन दोनों अमाउंट्स के हायर से ज्यादा होगा, उस एक्सेस अमाउंट को, उस एक्सेस इंटरेस्ट के अमाउंट को अज्यूम्ड या ट्रीटेड रिसिट कंसिडर किया है और ये अमाउंट आपकी सैलरी इनकम में चार्जेबल टू टैक्स हो जाएगा। तो हमने तीनों तरह के प्रोविडेंट फंड के केस में तीन इनफ्लोस की टैक्सेशन डिस्कस की। अब फाइनली जब इंप्लॉय रिटायर हो जाए, जब इंप्लॉय टर्मिनेट हो जाए, जब इंप्लॉय अपनी इंप्लॉयमेंट से रिजाइन कर दे, तो रेजिग्नेशन के वक्त, टर्मिनेशन के वक्त या रिटायरमेंट के वक्त इंप्लॉय को प्रोविडेंट फंड का पूरा अमाउंट दे दिया जाएगा, इंप्लॉय को प्रोविडेंट फंड का पूरा बैलेंस पे कर दिया जाएगा। इस प्रोविडेंट फंड के बैलेंस में तीन अमाउंट आ रहे हैं, एक इंप्लॉय का अपना कंट्रीब्यूशन, एक इंप्लॉयर का कंट्रीब्यूशन और एक इंटरेस्ट ऑन एक्यूमुलेटेड बैलेंस। रिटायरमेंट के वक्त, टर्मिनेशन के वक्त, रेजिग्नेशन के वक्त जब प्रोविडेंट फंड का अमाउंट, पूरा का पूरा प्रोविडेंट फंड का अमाउंट इंप्लॉय को पे किया जाएगा, तो अगर तो ये प्रोविडेंट फंड एक्ट 1925 के तहत बनाया गया है, यानी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का प्रोविडेंट फंड है, तो इस केस में रिटायरमेंट के वक्त इंप्लॉय को जो एक्यूमुलेटेड बैलेंस पे किया जाएगा, ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेकंड शेड्यूल के पार्ट 1 के क्लॉज 22 के तहत एग्जेम फ्रॉम टैक्स है। यानी कि अगर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय है जहां पे एम्प्लॉयर ने प्रोविडेंट फंड एक्ट 1925 के तहत प्रोविडेंट फंड बनाया है, तो जब भी एम्प्लॉय रिटायर या टर्मिनेट होगा, रिजाइन करेगा, तो जो भी प्रोविडेंट फंड का बैलेंस एम्प्लॉय को दिया जाएगा, ये एम्प्लॉय के हाथों में एग्जेम फ्रॉम टैक्स है, ये एम्प्लॉय के हाथों में चार्जेबल टू टैक्स नहीं है, ये एम्प्लॉय के हाथों में एग्जेम फ्रॉम टैक्स। इसी तरह से अगर आपके एम्प्लॉयर ने कोई रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड बनाया है, ऐसा प्रोविडेंट फंड बनाया जो कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के कमिश्नर से रिकॉग्नाइज्ड या अप्रूव्ड है, इस केस में भी एम्प्लॉय की रिटायरमेंट पे या टर्मिनेशन पे जब उसे प्रोविडेंट फंड का बैलेंस दिया जाएगा, जब उसे प्रोविडेंट फंड का अमाउंट दिया जाएगा, तो ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेकंड शेड्यूल पार्ट 1 क्लॉज 23 के तहत एम्प्लॉय के हाथों में एग्जेम फ्रॉम टैक्स होगा। गवर्नमेंट एक्ट 1925 का प्रोविडेंट फंड या रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के केस में एम्प्लॉयमेंट की टर्मिनेशन पे, एम्प्लॉयमेंट की रिटायरमेंट पे जब एक्यूमुलेटेड बैलेंस का अमाउंट एम्प्लॉय को दिया जाएगा, तो ये अमाउंट एम्प्लॉय के हाथों में एग्जेम फ्रॉम टैक्स होगा, क्लॉज 22 एंड क्लॉज 23 ऑफ पार्ट 1 ऑफ सेकंड शेड्यूल के तहत। लेकिन अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के केस में जब एम्प्लॉय रिटायर हो रहा होगा, जब एम्प्लॉय टर्मिनेट हो रहा होगा और रिटायरमेंट और टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट के वक्त एम्प्लॉय को
प्रोविडेंट फंड का बैलेंस दिया जाएगा, प्रोविडेंट फंड के गले का अमाउंट दिया जाएगा, तो एम्प्लॉय के हाथों में ये प्रोविडेंट फंड का अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स होगा अंडर द हेड सैलरी। चूंकि आपके एम्प्लॉयर ने एक ऐसा प्रोविडेंट फंड बनाया है जो कि रिकॉग्नाइज नहीं है, जो कि अप्रूव नहीं है, तो अब अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड के केस में जब एम्प्लॉय को प्रोविडेंट फंड का अमाउंट फाइनली दिया जाएगा एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन, तो एम्प्लॉय के हाथों में यह अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स हो जाएगा। लेकिन प्रोविडेंट फंड का अमाउंट जब एम्प्लॉय को दिया जा रहा है तो इस प्रोविडेंट फंड में 3 अमाउंट्स हैं। नंबर 1 एम्प्लॉय का अपना कॉन्ट्रीब्यूशन, नंबर 2 एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन, एंड नंबर 3 इंटरेस्ट का अमाउंट जो कि इस प्रोविडेंट फंड के गले में जमा हुआ है। इन तीनों अमाउंट्स में से एम्प्लॉय का जो अपना कॉन्ट्रीब्यूशन है वो तो एम्प्लॉय ने इन द ईयर ऑफ डिडक्शन ही सैलरी में चार्जेबल टू टैक्स करवा दिया है। जैसे जैसे एम्प्लॉयर को सर्व कर रहा है, हर महीने की हर साल की सैलरी से उसकी अमाउंट डिडक्ट होकर प्रोविडेंट फंड के गले में जा रही है, तो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन तो इन द ईयर ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, इन द ईयर ऑफ डिडक्शन ही उसकी सैलरी इनकम में चार्जेबल टू टैक्स हो गया है। तो रिटायरमेंट के वक्त जब अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड से एम्प्लॉय को पैसे दिए जाएंगे तो एम्प्लॉय का अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दोबारा से टैक्स नहीं होगा, एम्प्लॉय का अपना कंट्रीब्यूशन दोबारा से सब्जेक्ट टू टैक्स नहीं होगा। रीजन बीइंग के एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन तो एट द टाइम ऑफ डिडक्शन, एट द टाइम ऑफ कंट्रीब्यूशन ही टैक्स हो चुका है। रिटायरमेंट के वक्त जब उसे अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से बैलेंस दिया जाएगा तो इस एक्यूमुलेटेड बैलेंस के अमाउंट में जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, जो इंटरेस्ट का अमाउंट है, सिर्फ ये 2 अमाउंट एम्प्लॉय की इनकम में चार्जेबल टू टैक्स हो रहे होंगे। एम्प्लॉय का अपना कंट्रीब्यूशन चार्जेबल टू टैक्स नहीं होगा क्योंकि वो तो कंट्रीब्यूशन के साल में, डिडक्शन के साल में ऑलरेडी चार्जेबल टू टैक्स हो चुका है ना। अब रिटायरमेंट के वक्त, टर्मिनेशन के वक्त जब एम्प्लॉय को बैलेंस दिया जा रहा है, एक्यूमुलेटेड बैलेंस के सारे पैसे दिए जा रहे हैं, तो इसमें जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट का पोर्शन है, सिर्फ ये 2 पोर्शन एम्प्लॉय के हाथों में चार्जेबल टू टैक्स हो रहे होंगे। तो ये थी हमारे पास कंप्लीट प्रोविडेंट फंड का मैकेनिज्म कि प्रोविडेंट फंड होता क्या है, प्रोविडेंट फंड काम किस तरह से करता है, प्रोविडेंट फंड के कितनी टाइप्स है, कितनी कैटेगरीज हैं, और प्रोविडेंट फंड के डिफरेंट इनफ्लोस और आउटफ्लोस के केस में क्या टैक्स इंप्लीकेशंस होंगी। ये सारी बातें हमने आज के इस लेक्चर के अंदर डिस्कस की है। आई होप ये सारी बातें मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सका हूं। आज की इस गुफ्तगू को हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।